ज्यादातर लोग उन टॉपिक पर बात नहीं करते जिन टॉपिक पर वास्तव में बात करनी चाहिए। तो डरते क्यों हो, हम है ना, हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो नई गाइडलाइन आई है उनमें क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं और वास्तव में आपको किन टॉपिक पर गौर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब खाद्य सुरक्षा योजना 2022 की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से जो सबसे जरूरी टॉपिक मुझे लगा जिस पर सरकार ने सबसे ज्यादा गौर किया है वो ये है कि अगर कोई भी ई मित्र धारक ज्यादा आवेदन करता है या फिर एक किसी ई मित्र धारक से ज्यादा आवेदन आते हैं तो उस ई मित्र धारक के जितने भी आवेदन आए हैं उनकी पूरी जांच की जाएगी, पूरे ध्यान से जांच की जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर कोई ई मित्र धारक ज्यादा आवेदन कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई झोल जरूर है, क्योंकि हो सकता है उसने किसी से गारंटी के साथ पैसे लिए हो सकता है वो आसपास के लोगों को बहका रहा हो या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। तो अगर कोई भी ई मित्र धारक एक साथ बहुत सारे आवेदन करता है तो उस ई मित्र धारक की पूरी जांच की जाएगी, यानी कि उस ई मित्र धारक से जितने भी आवेदन आए हैं उनकी पूरी जांच की जाएगी। ये गाइडलाइन में मेंशन किया हुआ है और इस पर ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा ये कहा गया है कि जो अपात्रता श्रेणियां हैं, जैसे कि अगर किसी के पक्का मकान है या फिर किसी के 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, जो अर्थात लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी में नहीं आता, ज्यादा जमीन है या फिर किसी के पास 4 पहिया वाहन है, इस प्रकार की, या फिर 1 लाख से ज्यादा इनकम है, तो इस प्रकार की अगर कोई अपात्रता श्रेणी में आता है और वो अभी खाद्य सुरक्षा में जुड़ जाता है और बाद में अगर उसका पता लगता है तो बाद में उसका गेहूं तो बंद होगा ही, इसी के साथ उससे वसूली भी की जाएगी। ये भी मेंशन किया गया है। इसी के साथ गाइडलाइन में ये भी कहा हुआ है कि अगर हम कोई भी ऑनलाइन आवेदन सबमिट करते हैं और आगे जांच करने वालों को उनमें कोई भी दिक्कत लगती है, यानी कि हमने जो भी संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर जिस भी कैटेगरी के माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहते हैं वो कैटेगरी अगर उन्हें सही नहीं लगती है तो वो संबंधित विभाग से उसकी जांच करवाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने नरेगा के माध्यम से आवेदन किया है, हमने ये कहा है कि जो ये मजदूर है वो नरेगा में इसने 100 दिन कंप्लीट किए हैं, तो अगर उन्हें इसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो वो पंचायती राज विभाग से जांच करवाएंगे। उसके बाद अगर सही होता है तो उसे खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा, नहीं तो उसका आवेदन निरस्त किया जाएगा। इसी तरीके से पेंशन में, इसी तरीके से अगर कोई लघु या सीमांत किसान है तो अगर उसकी कैटेगरी में उन्हें कोई भी दिक्कत लगती है तो वो संबंधित विभाग से जांच करवाएंगे, उसके बाद ही उसके फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा। अब खाद्य सुरक्षा के आवेदन फॉर्म में लोगों को एक संबंधित कैटेगरी से संबंधित बड़ी दिक्कत आ रही थी कि कौन सी संबंधित कैटेगरी का कौन सा विभाग है और कहां से हमें डॉक्यूमेंट लेना है। तो उसका समाधान कर दिया गया है, एक पूरा प्रारूप दिया गया है किस विभाग का, किस संबंधित कैटेगरी का कौन सा विभाग है और कहां से आपको वो डॉक्यूमेंट इश्यू करवाने हैं। जैसे कि अगर आप लघु या सीमांत किसान हो तो आपको राजस्व विभाग अर्थात वहां पर तहसीलदार और पटवारी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनके पास जाकर अपना डॉक्यूमेंट इश्यू करवा सकते हो और अपने फॉर्म में साथ में लगा सकते हो। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आपको पटवारी और ग्राम सेवक के पास जाना ही नहीं है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये भी हो सकता है कि जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अगर हम लघु या सीमांत किसान बताएंगे तो वो राजस्व विभाग में हमारा फॉर्म जांच किया जाएगा, तो ये भी हो सकता है। सच बताऊं तो पूरा पता तो तभी चल पाएगा जब हम फॉर्म अपलोड कर देंगे और फॉर्म की जांच शुरू हो जाएगी। जब फॉर्म की जांच शुरू होगी तब कंफर्म हो पाएगा कि किस तरह से फॉर्म अप्रूव किए जा रहे हैं, कौन कहां पर क्या जांच कर रहा है, क्या कमी बताई जा रही है, क्या रिपोर्ट मांगते हैं या नहीं। जब फॉर्म अप्रूव होने लगेंगे तभी इस बात का कंप्लीट पता चल पाएगा। अभी तो सैकड़ों कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ये मत करो, रोज नई अपडेट आ रही है। इसी के साथ गाइडलाइन में एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि अगर आप फॉर्म अपलोड करते हो उसके बाद अगर फॉर्म में कोई भी कमी पाई जाती है तो ई मित्र धारक के पास उस फॉर्म को सेंड बैक किया जाएगा और आपको 30 दिनों का टाइम मिलेगा। अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर उस फॉर्म को रीसबमिट नहीं करते हो या फिर उसमें सुधार नहीं करते हो तो वो फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ है, इस तरह के कुछ पॉइंट रखे हुए हैं। बाकी इस गाइडलाइन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। बाकी मुझे इसमें ज्यादा कुछ खास लगा नहीं, बाकी आपको इसमें कुछ खास लगा या नहीं वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसी के साथ कुछ कंफ्यूजन है जो क्लियर नहीं किए गए, जैसे कि आय के बारे में जांच रिपोर्ट वाला प्रपत्र लगाना है या नहीं। इसी के साथ और भी कई कंफ्यूजन थे जो क्लियर नहीं किए गए। अब जांच रिपोर्ट की बात करें तो अगर आप इस गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बार बार एक चीज का जिक्र किया गया है, अपात्रता श्रेणी का, कि जिसका आप आवेदन कर रहे हो वो अपात्रता श्रेणी में नहीं आना चाहिए। जैसे कि उसकी 1 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, उसके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए ट्रैक्टर को अलावा, और जो उसकी जीवन यापन के लिए उसके अलावा उसके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, वो घर का जो है जमीन वगैरह वो नहीं होनी चाहिए, लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी से बाहर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो अपात्रता श्रेणी है उनमें वो नहीं होना चाहिए, इसका बार बार जिक्र किया गया है। तो अब अगर कोई जांच रिपोर्ट ही नहीं होगी तो वो अपात्रता श्रेणी में है या नहीं इसका कैसे पता चल पाएगा, इसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं किया गया है गाइडलाइन में मेरे हिसाब से। बाकी आप गाइडलाइन को कंप्लीट पढ़ लीजिए और अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब आपको जो ई मित्र पर एक साथ ज्यादा आवेदन वाला है उस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, अपात्रता श्रेणियों का भी ध्यान रखना है और 30 दिनों में आपको फॉर्म का ऑब्जेक्शन क्लियर करना है वो भी ध्यान रखना है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट
है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आपको खाद्य सुरक्षा के फोरम में कोई भी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन फॉर्म भरने में, ऑफलाइन फॉर्म भरने में, तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हो। अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।